हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस खास क्लास में हम सीटीईटी फेब 2026 परीक्षा के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के सबसे ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। हम संपूर्ण मनोवैज्ञानिक मतलब उन सभी प्रमुख मनोवैज्ञानिकों और उनके सिद्धांतों को कवर करेंगे जिनसे परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे, लिव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, जेरोम ब्रूनर, हॉवर्ड गार्डनर और हाँ, बेंजामिन ब्लूम के बारे में। जी हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इन सभी सिद्धांतों को बहुत ही आसान तरीके से समझें ताकि सब कुछ यहीं याद हो जाए। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल, शुरू करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। पियाजे को एक रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, मतलब रचनावादी। उनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, वो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि बनाते हैं। इसीलिए उन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट भी कहा, जो अपने छोटे छोटे प्रयोगों से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। और उनका एक बहुत ही मुख्य कॉन्सेप्ट था कि विकास अधिगम की ओर ले जाता है, यानी पहले बच्चे का दिमाग विकसित होता है और फिर वो सीख पाता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए पियाजे ने 3 खास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की बात की है। सबसे पहली है स्कीमा। स्कीमा, ये शब्द बहुत आता है एग्जाम में। इसका असल मतलब क्या है? इसे आप दिमाग की एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझ सकती हैं। स्कीमा मतलब ज्ञान के पैकेट, मतलब जानकारी को व्यवस्थित करने का एक तरीका। अच्छा, और दूसरी प्रक्रिया? दूसरी है अनुकूलन यानी अडेप्टेशन। इसमें भी 2 चीजें हैं। हाँ, सात्मीकरण और समायोजन। जी, पहला है सात्मीकरण यानी असिमिलेशन। जब हम अपने पुराने ज्ञान में कोई नई जानकारी जोड़ते हैं, जैसे एक बच्चे को पता है कि 4 पैर वाला जानवर टॉमी होता है, अब वो हर 4 पैर वाले जानवर को टॉमी ही कहेगा। अच्छा, तो वो नई जानकारी को पुराने सांचे में फिट कर रहा है। लेकिन अगर वो बिल्ली देख ले तो वो तो टॉमी नहीं है। बस यहीं पर आती है दूसरी प्रक्रिया, समायोजन यानी अकोमोडेशन। जब बच्चे को समझ आता है कि ये टॉमी नहीं है, तो वो अपने पुराने स्कीमा में बदलाव करता है या एक नया स्कीमा बनाता है कि ये बिल्ली है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने को ही साम्यधारण या इक्विलिब्रेशन कहते हैं, है ना? एकदम सही। यही सीखने की प्रक्रिया है, संतुलन बिगड़ना और फिर से संतुलन बनाना। चलिए, ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। अब उनकी 4 अवस्थाओं पर आते हैं। पहली है संवेदी गामक अवस्था। हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर 2 साल तक। इस स्टेज में बच्चे की दुनिया उसकी इंद्रियां होती हैं, सेंसेस। वो छूकर, देखकर, सुनकर सीखते हैं। और इसी में वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। जी, मतलब ये समझना कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है, तब भी उसका अस्तित्व है। जी, इसीलिए तो वो छुपी हुई चीज को ढूंढने लगते हैं। और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि शिवांश सर ने बताया, ये 2 से 7 साल तक होती है। ये बड़ी दिलचस्प स्टेज है। इसमें होता है जीववाद, जी, यानी एनिमिज्म। मतलब निर्जीव को सजीव समझना, जैसे गुड़िया को चोट लगना। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा गुण है अहं केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं। वो दूसरे का नजरिया नहीं समझ पाता और चीजों को उलटना पलटना भी नहीं सीख पाता, जिसे अपलटावीपन कहते हैं। हाँ, इरिवर्सिबिलिटी। और साथ ही केंद्रीकरण भी, मतलब किसी चीज के सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान दे पाना। ठीक है, तो ये हो गई पहली 2 अवस्थाएं। अब तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, अब बच्चा मूर्त यानी ठोस चीजों पर तर्क करना शुरू कर देता है। जी, अब उसमें संरक्षण यानी कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। वो समझने लगता है कि गिलास का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती, और पलटावी गुण भी आ जाता है। वो 2+3 और 3+2 का फर्क समझने लगता है। हाँ, और वर्गीकरण करना भी सीख जाता है। और आखिरी चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 साल के बाद आती है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव आता है अमूर्त चिंतन का, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब अब वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं है, जैसे न्याय, ईमानदारी। बिल्कुल। और साथ ही निगमनात्मक तर्क यानी नियम से उदाहरण की ओर सोचना, और परिकल्पनात्मक सोच भी विकसित हो जाती है। तो ये थे जीन पियाजे। अब आते हैं ले वाइगोत्स्की पर, जिनकी सोच पियाजे से काफी अलग थी। हाँ, बहुत अलग। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहता है कि बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है। पियाजे के ठीक उलट उनका मानना था कि अभिगम विकास की ओर ले जाता है। मतलब सीखना पहले होता है, विकास बाद में। जी,
बच्चा अपने से बड़ों और दोस्तों के साथ बातचीत करके, अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की ने भाषा को भी बहुत महत्व दिया था ना? बहुत ज्यादा। उन्होंने भाषा के 3 रूप बताए। पहला है सामाजिक वाक, सोशल स्पीच, जो बच्चे 2 साल की उम्र में दूसरों से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच। अच्छा, जब बच्चे खुद से बोल बोल कर कोई काम करते हैं। हाँ, वाइगोत्स्की मानते थे कि ये बच्चे का खुद को दिशा देने का तरीका है, सेल्फ रेगुलेशन। और फिर यही प्राइवेट स्पीच 7 साल के बाद आंतरिक वाक यानी इनर स्पीच बन जाती है। हम मन में सोचने लगते हैं। बिल्कुल। और वाइगोत्स्की के 2 कॉन्सेप्ट्स और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ZPD और स्कैफोल्डिंग। जी, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो दायरा है जो बच्चा जो वो खुद कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का अंतर है। और स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग वही अस्थायी मदद है, टेम्पररी सपोर्ट। इसे पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। जो कोई MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर देता है, जैसे कोई इशारा करना या संकेत देना। चलिए अब जरा जेरोम लुलन पर भी एक नजर डालते हैं। उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास पर काम किया। जी, और उन्होंने सीखने के 3 तरीके बताए जो पियाजे की अवस्थाओं से काफी मिलते जुलते हैं। पहला है एनएक्टिव यानी सक्रियता विधि, जिसमें बच्चे शारीरिक क्रियाओं से सीखते हैं। फिर है आइकॉनिक, जिसमें दृश्य या चित्रों से सीखते हैं। और आखिर में सिंबॉलिक यानी भाषा और संकेतों से। और हाँ, ये बताना भी जरूरी है कि ब्रूनर ने खोज अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग और सर्पिल पाठ्यचर्या का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, स्पाइरल करिकुलम। जी, और एक मजेदार बात यह है कि स्कैफोल्डिंग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रूनर ने ही किया था। अरे वाह, ये तो नई जानकारी है। चलिए अब विषय बदलते हैं और नैतिकता की दुनिया में चलते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के पास। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी एक कहानी पर आधारित की थी। हिंज की दुविधा। हाँ, हाइंज डिलेमा। क्या हिंज को अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा चुरानी चाहिए? और कोहलबर्ग ने लोगों के जवाबों के आधार पर नैतिकता के 3 लेवल और 6 स्टेज दिए। पहला लेवल है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, 4 से 10 साल के बच्चों के लिए। इसमें पहली स्टेज है सजा और आज्ञाकारिता, मतलब काम इसलिए करो क्योंकि सजा का डर है। और दूसरी स्टेज है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर आता है दूसरा लेवल, परंपरागत या कन्वेंशनल, जो 10 से 13 साल तक चलता है। इसकी तीसरी स्टेज है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब काम इसलिए करना ताकि दूसरों से तारीफ मिले। जी। और चौथी स्टेज है कानून और व्यवस्था, नियम अटल है और उनका पालन करना ही चाहिए। और तीसरा और आखिरी लेवल, उत्तर परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल, 13 साल के बाद। इसकी 5वीं स्टेज है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें व्यक्ति मानता है कि नियम लोगों की भलाई के लिए हैं और उन्हें बदला भी जा सकता है। और सबसे ऊंची छठी स्टेज, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर फैसला लेता है, जैसे गांधी जी या मंडेला। लेकिन कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी तो हुई थी। हाँ, कैरल गिलिगन ने की थी। उन्होंने कहा कि इसमें लैंगिक पूर्वाग्रह है, जेंडर बायस, क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों पर किए गए प्रयोगों पर आधारित था। जी। और उन्होंने ये भी कहा कि पुरुष न्याय पर जोर देते हैं जबकि महिलाएं देखभाल या केयर पर। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। चलिए अब बुद्धि की बात करते हैं, हॉवर्ड गार्डनर और उनके बहुबुद्धि सिद्धांत की। हार्वर्ड गार्डनर ने यह विचार ही बदल दिया कि बुद्धि सिर्फ एक तरह की होती है। उन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं बल्कि बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल। और उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया, जैसे भाषाई बुद्धि जो कवियों लेखकों में होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि जो वैज्ञानिकों में होती है, स्थानिक बुद्धि जो चित्रकार या आर्किटेक्ट में होती है, संगीतमयी बुद्धि जो गायक या संगीतकार में होती है, और शारीरिक गतिक बुद्धि भी जो खिलाड़ियों या डांसर्स में होती है। और 2 बहुत खास हैं, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, जैसे कोई नेता या शिक्षक। और इंट्रापर्सनल मतलब खुद की भावनाओं को समझना, जैसे कोई आध्यात्मिक गुरु। और आखिरी है प्रकृतिवादी बुद्धि जो किसानों में होती है। बिल्कुल। और अंत में बहुत संक्षिप्त में बात करते हैं बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी की। उन्होंने सीखने के 3 डोमेन बताए थे, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव जो सोचने से जुड़ा है, भावात्मक अफेक्टिव जो इमोशंस से जुड़ा है, और क्रियात्मक साइकोमोटर जो कुछ करने या डूइंग से जुड़ा है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक डोमेन के 6 स्तर भी बताए हैं ना, एक पिरामिड की तरह। जी, जिसमें नीचे के 3 हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, याद करना, समझना और लागू करना, और ऊपर के 3 है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और सबसे ऊपर रचना करना। बहुत बढ़िया। तो हमने आज सभी प्रमुख मनोवैज्ञानिकों को कवर कर लिया है। अगर एक त्वरित तुलना करें तो पियाजे कहते हैं विकास से अधिगम और वाइगोत्स्की कहते हैं अधिगम से विकास। पियाजे का बच्चा खोजबीन से सीखता है
और वाइगॉट्स्की का बच्चा समाज और सहयोग से। परीक्षा के लिए कुछ कीवर्ड्स अगर याद रखें तो बहुत आसानी होगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है, जैसे पियाजे के लिए खोजबीन, स्कीमा, 4 अवस्थाएं। वाइगॉट्स्की के लिए समाज, संस्कृति, पाड़ या स्कैफोल्डिंग, ZPD। कोहलबर्ग के लिए नैतिकता, हिंज की दुविधा, अच्छा लड़का लड़की। ब्रूनर के लिए सर्पिल पाठ्यचर्या, गार्डनर के लिए बहुबुद्धि और ब्लूम के लिए वर्गीकरण और मूल्यांकन। इन कीवर्ड से प्रश्नों को हल करने में यकीनन बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।